हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। आज हम जो टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कह रहा है कि कोई आपके पास मेटेलिक वायर है, ठीक है, किसी सर्किट में हमने मेटेलिक वायर लगा रखा है, तो उसके जो एंड्स हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अगर आपके पास एक मेटेलिक वायर है या एक कंडक्टर है जो आपने एक सर्किट में लगाया हुआ है, तो इसके जो दोनों एंड्स हैं, ए और बी, सपोज इसके दो एंड्स हैं, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। इस वायर में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और इस ए और बी पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो हम क्या बोलेंगे? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कब? प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। कब? कंडीशन क्या ज़रूरी है कि टेम्परेचर इस वायर का सेम रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो किसी मेटेलिक वायर या कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था, इसलिए हमने इसका नाम ओम्स लॉ रखा हुआ है। अब हमें कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें क्या पता है कि अगर हमें कह रहे हैं एक क्वांटिटी है x और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी दूसरी क्वांटिटी y के, इसका मतलब क्या है कि अगर आप y की वैल्यू डबल करेंगे तो x की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। आप y को आधा कर देंगे तो x भी कैसा हो जाएगा? इसकी वैल्यू भी हाफ हो जाएगी पहली वैल्यू की आधी हो जाएगी। इसका और मतलब क्या है? इसका एक मतलब और ये है कि x अपॉन वाई का अगर आप रेशियो निकालेंगे वो आपको हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा, क्योंकि x को जब आप डबल कर रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है? y भी डबल हो रहा है, तो रेशियो क्या आ रहा है? अभी भी x अपॉन वाई आ रहा है। x को आप हाफ कर रहे हैं तो y भी हाफ हो रहा है, तो रेशियो अभी भी क्या आ रहा है? x अपॉन वाई ही आ रहा है। तो अगर हमें कहा जा रहा है कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, इसका मतलब क्या है कि v और i का रेशियो, इस सर्किट में अगर हम v और i का रेशियो निकालेंगे तो वो कैसा होगा? वो हमेशा हमें कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट हमें मिलेगा ये किसके इक्वल देखा गया है कि किसके इक्वल मिलता है? ये हमें इक्वल मिलता है जो हमने वायर यूज़ किया था, जो हमने कंडक्टर यहाँ पर यूज़ किया था, जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे थे उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस के बारे में आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी मटेरियल में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमें पता है कि कोई भी मटेरियल अगर हमारे पास है तो किसका बना हुआ है? वो तो एटम्स का बना हुआ है। और एटम्स किसके बने हुए हैं? एटम्स में बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, ठीक है। तो अगर इसमें से करंट पास हो रहा है, इसका मतलब चार्जेस पास हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं करेगा, वो कभी इस न्यूक्लियस से टकराएगा, फिर आगे मूव करेगा, फिर दूसरे न्यूक्लियस से टकराएगा, फिर आगे मूव करेगा, फिर तीसरे न्यूक्लियस से टकराएगा। तो इस तरह कोलिजन्स होते रहेंगे, कोलिजन्स यानी टक्कर होती रहेंगी। ये आराम से फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है? टकराता हुआ चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो मटेरियल है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है ना। तो हर मटेरियल में प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट।
किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर चार्जेस को फ्लो होने से रोक रहा है, उसे हम कहते हैं उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी वायर में, जैसे ये एक्स और वाई इस सर्किट में आपको दिखाई दे रहा है, ये सपोज एक मेटल का बना हुआ वायर है, यानी एक कंडक्टर है। मेटलिक वायर को हम कंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली इजीली फ्लो कर सकते हैं, यानी करंट इसमें कंपैरेटिवली इजीली फ्लो होता है, यानी ये चार्जेस के फ्लो को कम रेजिस्ट कर रहा है, यानी इसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वायर है जिसके एंड पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, और इसके अक्रॉस सपोज कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है वी। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इस सर्किट में, ये जो हमने पूरा सर्किट बनाया है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी V अपॉन I का रेशियो इस सर्किट में कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट किसकी इक्वल है? वो इक्वल है R, यानी इस मेटेलिक वायर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को और थोड़ा सा अच्छे से हम समझते हैं, इसकी यूनिट को पहले हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता क्या है कि ओम्स लॉ कह रहा है आर यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर की किसके इक्वल है? V अपॉन आई के। V क्या है? उस वायर के टर्मिनल जो एंड पॉइंट्स हैं उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है? उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं? किस यूनिट में? वोल्ट में। और आई को, करंट को हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं? एम्पियर में। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या आ गई? वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हमने एक और नाम दिया हुआ है हमारे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, इसी यूनिट को हम बोलते हैं ओम। ठीक है, और रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं? इसको हम ये ग्रीक सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इसको ऐसे करके बनाते हैं ओमेगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो क्या है? ओम है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। अब आपसे कोई पूछेगा कि 1 ओम रेजिस्टेंस ये कितना होगा? तो अब हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन आई। अगर रेजिस्टेंस हमें 1 ओम चाहिए तो हमें क्या कब मिल सकता है वो? अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो हो रहा हो? 1 एम्पियर। तो 1 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। एक हमारे पास ऐसा वायर है जिसके एंड पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस 1 ओम के इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस यानी एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस जिसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब इस ओम्स लॉ को अगर हमें प्रूव करना है तो कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं? उसके लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा, जैसे कि सर्किट यहाँ पर बना हुआ है। क्या किया है? यहाँ पर हमने एक मेटल का वायर ले रखा है एक्स वाई, और उसको कनेक्ट कर रखा है हमने वायर से, और वायर्स के थ्रू उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और एक स्विच से कनेक्ट कर रखा है, और सर्किट में सीरीज में लगा रखा है हमने एक एमीटर। एमीटर क्या काम करता है? एमीटर करता है करंट को मेजर करने का काम। तो ये एमीटर हमें बताएगा कि हमारे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो एक्स और वाई पॉइंट्स हैं, यानी हमारे जो वायर के एंड पॉइंट्स हैं, उसके क्रॉस हमने लगा रखा है यहाँ पर एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमें बताएगा कि इस एक्स वाई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बैटरी ली है, यानी इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एक सेल की बैटरी लगा रहे हैं पहले सर्किट में, फिर उसके बाद हम 2 सेल की बैटरी लगा रहे हैं, फिर 3 सेल की बैटरी लगा रहे हैं, फिर 4 सेल की बैटरी लगा रहे हैं। इस तरह से हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का चेंज कर रहे हैं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो यहाँ पर वोल्ट मीटर में भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले सर्किट में सिर्फ एक सेल को कनेक्ट किया, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने वोल्ट मीटर की हेल्प से नोट डाउन कर लिया, रीडिंग ले लिया उसकी।
और एमीटर की हेल्प से हमने नोट डाउन कर लिया कि करंट की वैल्यू इस समय जब एक सेल हमने कनेक्ट किया है, करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। तो सपोज हमने 1 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाई थी, तो करंट हमें कितना मिला, हमें 2 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होता हुआ सर्किट में दिखाई दिया। फिर हमने क्या किया, हमने ये जो एक बैटरी थी, एक सेल की बैटरी थी, उसकी जगह हमने 2 सेल की बैटरी यहाँ सर्किट में कनेक्ट कर दी। अब ये दोनों सेल हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिए, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, अब ये हो गया 2 वोल्ट। फिर हमने एमीटर में करंट की रीडिंग नोटिस की, नोट की, तो हमने देखा इस बार करंट कितना फ्लो कर रहा है, हमारे सर्किट में 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने फिर से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया, हमने 3 सेल यहाँ पर 3 सेल की बैटरी लगा दी, 3 सेल की बैटरी लगा दी, तो सपोज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 3 वोल्ट्स। फिर हमने एमीटर से करंट की रीडिंग नोट की, तो हमें कितनी दिखाई दी इस बार, 6 एम्पियर। ऐसे 4 सेल की जब हमने यहाँ पर बैटरी लगाई तो 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होते ही यहाँ पर करंट की रीडिंग हमें कितनी मिली, 8 एम्पियर। क्या नोटिस करेंगे हम कि हर केस में अगर हम निकालते हैं V अपॉन I, ये रेशियो फाइंड करते हैं कितना आ रहा है। फर्स्ट केस में भी आ रहा है 1/2, दूसरे में भी आ रहा है 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2। यानी हर केस में हर बार ये V अपॉन I रेशियो हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। और अगर हम अपने मेटल वायर का रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो V अपॉन I ये वैल्यू हमें मिली है, ये किसके इक्वल मिल रही है, इस मेटल वायर के रेजिस्टेंस के इक्वल मिल रही है। तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना आएगा, 1/2 ओम ही होगा। ठीक है, कब मिलेगा ऐसा, कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो V अपॉन I का रेशियो हमें सेम कांस्टेंट मिल रहा है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कह रहा है ओम्स लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर हम V और I का ग्राफ प्लॉट करें, हमने ग्राफ बनाया, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। x एक्सिस पर हमने करंट प्लॉट किया हुआ है और y एक्सिस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट किया हुआ है। तो ये ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो हमेशा ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे अगर हम अपना एक्सपेरिमेंट जो हमने पीछे किया था, एक्टिविटी की थी, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, यहाँ हमने करंट प्लॉट किया है, यहाँ हमने V प्लॉट किया है। तो पीछे रीडिंग्स हमने क्या देखी थी, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 2 एम्पियर करंट था, है ना। कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ हम रख देते हैं, 1, ये हो गया 0, ये हो गया 2, सपोज ये हो गया 4 एम्पियर करंट, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो हमने पीछे क्या देखा था, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट था तो करंट 2 एम्पियर इस सर्किट में फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर जब करंट था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1 वोल्ट था। यहाँ पर आएगा हमारे पास पॉइंट। ऐसे ही जब हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को 2 कर दिया तो करंट कितना हो गया था, करंट हो गया था 4 एम्पियर। फिर इसको हमने 3 कर दिया था तो करंट हमारा हो गया था 6 एम्पियर, और ऐसे ही हमने इसको 4 कर दिया था तो करंट हमारा हो गया था 8 एम्पियर। तो क्या मिलेगा, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ठीक है, तो V अगर I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, VI ग्राफ बनाएंगे, तो हमें हमेशा मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप वो हमें किसकी वैल्यू देगा, वो हमें वैल्यू देगा रेजिस्टेंस की, कि हमारे वायर का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, कैसे, हमें पता है स्लोप, अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज ये पॉइंट हमने इस पर ले लिया, इस पॉइंट से हम यहाँ पर डाल देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये स्लोप हमें फाइंड करना है। तो स्लोप किसके इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस के। परपेंडिकुलर कितना दिखाई दे रहा है हमें, वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर 2, और ये बेस कितना हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है 4। तो स्लोप किसके इक्वल हो गया, स्लोप इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, यानी 2/4 यानी 1/2 ओम। और रेजिस्टेंस कितना था हमारे वायर का, 1/2 ओम ही था।
तो इस लाइन का स्लोप हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। अगर इस लाइन का स्लोप कम है, सपोज हमने ग्राफ बनाया तो वो लाइन कैसी आ रही है, ऐसी कुछ बनकर आ रही है, यानी उसका स्लोप कम है। स्लोप क्या होता है, ढलान लाइन का, एक्स एक्सिस के कितने पास है, कितनी दूर है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पास में है, यानी करंट वाली जो हमने करंट प्लॉट किया हुआ है उसके पास में है, तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कम है। और अगर इसका स्लोप ज़्यादा होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सपोज ये हमें एक ग्राफ बनाकर दे रखा है, हमें कह रही है ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है R1 रेजिस्टेंस को, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है R2 रेजिस्टेंस को, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है R3 रेजिस्टेंस को। तो क्या इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी? बिल्कुल, जिसका जहाँ पर हमें स्लोप कम दिखाई दे रहा है यानी वो वाला रेजिस्टेंस छोटा है, कम है, और जहाँ हमें स्लोप सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसका मतलब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है R3 is greater than R2 is greater than R1। ये R3 रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा और R2 रेजिस्टेंस उससे कम होगा और R1 रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो VI ग्राफ हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक कंडक्टर के केस में, एक मेटेलिक वायर के केस में हमें क्या मिल रहा है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें उस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो आपको अगर सपोज कीजिए ग्राफ बनाकर दे दिया है, VI ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पर करंट प्लॉट किया हुआ है, और आपसे कह रहे हैं इस ग्राफ को देखकर आप वैल्यू बताइए कि जिस भी कंडक्टर के लिए ये ग्राफ बनाया गया है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे एक्स एक्सिस पर और एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप अब हम निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस पर डालेंगे तो ज़रूरत भी नहीं है, इसको बस हम डाल देंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप क्या हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू है अपॉन ये जो बेस की जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, ये आ जाएगा हमारे पास V, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें वैल्यू किसकी देगा, I की वैल्यू देगा, करंट की। तो जब हम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो वो हमें किसकी वैल्यू देगा, P अपॉन I, यानी हमारे वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकाल कर देगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस ग्राफ पर कहीं पर भी कोई दो पॉइंट्स ले लीजिए, एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट आपने सपोज यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, यहाँ से भी आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिए और यहाँ से आपने एक और परपेंडिकुलर, एक पैरेलल लाइन बना दी एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ बीच में आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कैसे, सेम ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सपोज ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप इक्वल हो जाएगा AC अपॉन BC के। AC कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं A पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, सपोज ये V2 था, और C पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, सपोज ये V1 था। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी V2 माइनस V1। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पूरा V2 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, V1 है। तो V2 माइनस V1, तो AC तो हो गया V2 माइनस V1 और BC कितना हो जाएगा, सपोज ये जो करंट का अमाउंट है ये I2 है और ये जो करंट का अमाउंट है ये I1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस यानी BC ये हो जाएगा I2 माइनस I1। इस पूरे में से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा I2 माइनस I1। तो इस तरह से भी ये भी जो वैल्यू निकल कर आएगी ये हमें बताएगी हमारे वायर का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम ग्राफ की हेल्प से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपको थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, इसमें VI ग्राफ की जगह आपको ऐसे कुछ दे दिया कि एक्स एक्सिस पर आपको प्लॉट करके दे दी गई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और वाई एक्सिस पर आपको प्लॉट करके दे दी गई करंट की वैल्यू, है ना।
तो ये एम्पियर में हमने क्या मेज़र किया हुआ था, यहाँ पर करंट हमने एक्चुअली प्लॉट किया हुआ था। तो अब IV ग्राफ दे दिया आपको, तो इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ग्राफ अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अब आप इस ग्राफ में देखेंगे इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप ये परपेंडिकुलर डाला, तो स्लोप क्या होगा, दिस अपॉन दिस। अब ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है ये हमें यहाँ I की वैल्यू दे रही है और ये बेस हमें बता रहा है V की वैल्यू, ठीक है। तो ये जब हम स्लोप इस केस में फाइंड करेंगे तो स्लोप हमें मिलेगा I अपॉन V, I अपॉन V यानी 1 अपॉन V अपॉन I, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना, यानी 1 अपॉन R। तो इस बार ये स्लोप हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं देगा, हमें 1 अपॉन R की वैल्यू देगा। तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। VI ग्राफ में हमने क्या देखा था कि अगर स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस कम है, स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं ओम्स लॉ को ही थोड़ा सा और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं इसको। तो ओम्स लॉ हमें क्या कह रहा है कि V अपॉन I दिस इज इक्वल टू R, ठीक है, ये है ओम्स लॉ। अब इसको हम और क्या कह सकते हैं, और हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, या इसको आप और कैसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R। करंट किसके इक्वल है, किसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल है, V अपॉन R के इक्वल होगा। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि R यानी रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी करंट की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। R को जितना बढ़ाएंगे I उतना ही कम होता चला जाएगा, यानी I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर्किट में अगर सर्किट का हमारे वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें से कम करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। थियोरेटिकली भी देखें तो हमें पता ही है ये बात, रेजिस्टेंस अगर कम है तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज के फ्लो को हमारा वायर कम रेजिस्ट कर रहा है, यानी चार्ज इजीली फ्लो हो रहा है, यानी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो चार्जेस हैं वो इजीली फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, इजीली फ्लो नहीं कर पा रहे हैं चार्जेस, इसका मतलब करंट कम फ्लो होगा। तो इसी चीज़ को, इसी रिलेशन को हम एक्टिविटी के थ्रू कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सर्किट हमने बनाया है। तो ये हमने लगा लिया है यहाँ पर एक बैटरी, स्विच लगाया हुआ है, वायर से सब चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है। ये एक हमने लगा रखा है एमीटर जो हमें बताएगा सर्किट में करंट कितना है। ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ पर छोड़े हुए हैं एक्स और वाई। इस एक्स वाई के बीच में हम डिफरेंट चीज़ें लगाकर और हम यहाँ पर फिर मेज़र कर सकते हैं कि हमारे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तीन चीज़ें हमारे पास जो हम यहाँ इस सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा टॉर्च का बल्ब है, ठीक है, एक बड़ा वाला बल्ब है और एक नाइक्रोम का वायर है। नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम एक एलॉय होता है, किसका बना हुआ, निकिल का और क्रोमियम का बना हुआ एक एलॉय होता है। तो जो छोटा वाला बल्ब है, ये टॉर्च वाला बल्ब, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, होता है कम होता है। बड़े वाले बल्ब का रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा होता है और नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एलॉयज़ का रेजिस्टेंस, सभी एलॉयज़ का रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर छोटा वाला बल्ब हम लगा देंगे एक बार इस सर्किट में। अब ये छोटा वाला बल्ब लगाएंगे और यहाँ पर हम एमीटर से करंट की अमाउंट मेज़र करेंगे। फिर हम इस छोटे बल्ब को हटा के हम क्या लगा देंगे इसकी जगह हम ये बड़ा वाला बल्ब लगा देंगे और फिर से हम करंट की अमाउंट मेज़र करेंगे। फिर हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, फिर हम नाइक्रोम का वायर यहाँ पर लगा देंगे और फिर से हम अपने सर्किट में देखेंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ पर चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, जो मटेरियल हमने यहाँ पर लगाया है उसको हम चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ हमारे सर्किट में करंट की अमाउंट भी चेंज हो रही है। जब हमने कम रेजिस्टेंस वाला बल्ब लगाया था तो जो करंट फ्लो हो रहा था वो ज़्यादा था, ज़्यादा फ्लो हो रहा था। जब हमने उससे बड़ा वाला बल्ब लगाया जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो करंट जो फ्लो हो रहा था वो इसके मुकाबले कम था।
और जब हमने नाइक्रोम वायर लगा दिया तो जो करंट फ्लो हो रहा था वो और भी ज़्यादा कम हो गया और कम हो गया। ठीक है, करंट की वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे सर्किट में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, करंट का अमाउंट कम होता जा रहा है। रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं करंट का अमाउंट कम होता जा रहा है। इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे सर्किट में करंट का अमाउंट कम होता चला जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस डबल कर देंगे तो करंट आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब ये जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और किन किन फैक्टर्स पर ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने क्या किया, एक सर्किट बना लिया। तो सर्किट में हमने क्या किया, वो एक बैटरी लगा रखी है और एक एमीटर लगा रखा है करंट मेजर करने के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक स्विच लगा रखा है और हम इस सर्किट में अलग अलग चीज़ें यहाँ पर भी कनेक्ट कर रहे हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में। सपोज ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y, तो x y के बीच में यहाँ भी हम अलग अलग चीज़ें लगाकर देख रहे हैं। तो एक तो है हमारे पास कॉपर का वायर, ठीक है, जिसकी लेंथ है l। वो कॉपर वायर जिसकी लेंथ l है, पहले हमने सर्किट में वो लगाया। ठीक है, एक कॉपर का वायर था हमारे पास जिसकी लेंथ थी l, वो हमने सर्किट में लगा दिया। कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसका, यानी कुछ उसकी थिकनेस थी, कुछ उसकी पर्टिकुलर मोटाई थी। सपोज वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था, तो वो वायर हमने यहाँ पर लगा दिया और हमने मेज़र कर लिया, एमीटर की रीडिंग नोट कर ली, हमने देख लिया करंट यहाँ पर कितना फ्लो कर रहा है। फिर हमने क्या किया, सेम कॉपर का ही वायर लिया, लेकिन इस बार हमने उसकी लेंथ कर दी डबल। तो इस बार जो हम वायर लगा रहे हैं वो कैसा लगा रहे हैं, जिसकी लेंथ 2L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस अभी भी उसकी कितनी है, अभी भी उसकी A ही है, थिकनेस हमने उसकी चेंज नहीं की। तो हमने सेम ही वायर लिया लेकिन लेंथ कर दी उसकी डबल। इस बार जब हम करंट की रीडिंग नोट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि लेंथ डबल करते ही सर्किट में करंट का अमाउंट जो है वो आधा रह गया। लेंथ डबल कर दी, करंट का अमाउंट आधा हो गया। करंट का अमाउंट आधा हो गया, इसका मतलब क्या है कि लेंथ डबल करते ही रेजिस्टेंस डबल हो गया, क्योंकि अभी पीछे हमने क्या देखा था कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर करंट का अमाउंट आधा हो गया, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस डबल हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। रेजिस्टेंस डबल हो गया इसीलिए करंट का अमाउंट आधा हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस और लेंथ में क्या रिलेशन है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही, जितना टाइम्स बढ़ाएंगे उतना ही टाइम्स हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, वैसे अगर हम इसको एक ऐसे थोड़ा सा सोच के देखें तो रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, किस किस वजह से है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलाइड करता हुआ चल रहा है न्यूक्लियस के साथ। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, कुछ कोलिजन्स हो रहे थे, टकराता हुआ जा रहा था। अगर हमने उसके रास्ते को डबल कर दिया तो क्या होगा, अब इतने कोलिजन्स और होंगे और मुश्किलें आएंगी। अभी पहले कुछ मुश्किल आ रही थी उसके रास्ते में, अब क्या होगा, वो मुश्किलें डबल हो गई क्योंकि रास्ते की लेंथ हमने डबल कर दी। तो इसका क्या मतलब है कि लेंथ जितनी बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर हमने क्या किया, हमने कॉपर का ही वायर लिया। ये भी सेकेंड टाइम में भी कॉपर का वायर था हमारे पास, ये थर्ड टाइम में भी हमारे पास कॉपर का ही वायर है। इस बार लेंथ तो हमने उसकी L ही ली, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने उसका बढ़ा दिया, यानी उसकी थिकनेस बढ़ा दी। तो कॉपर का ही वायर है हमारे पास, लेंथ अभी भी L है, लेकिन हमने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया, डबल कर दिया, 2A कर दिया। इस बार हम क्या देखेंगे, जैसे ही हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया, यानी वायर की थिकनेस को डबल कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का अमाउंट भी डबल हो जाएगा।
करंट का अमाउंट भी डबल हो जाएगा का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस उसका आधा हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो गई। जैसे हमने एरिया को डबल किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो गई। एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तभी करंट की अमाउंट बढ़ रही है। एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी एक पतला सा वायर हम लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक मोटा वायर अगर हम लेंगे सेम मटेरियल का तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मोटे वायर में से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजीली पास हो पा रहे हैं, पतले वायर में से इलेक्ट्रॉन्स कम इजीली पास हो पा रहे हैं। इसको अगर हम एक एनालॉजी से समझना चाहें तो जैसे एक पतली सी पाइप है हमारे पास, सपोज उसमें वाटर फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, कम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें से फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम एक मोटी पाइप ले लेंगे तो उसमें से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा। सेम उसी तरह से एक मोटे वायर में से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और एक पतले वायर में से कम करंट फ्लो करेगा। ज़्यादा करंट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम है, कम करंट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस कैसे रिलेटेड है, इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल। उसके लिए हमने क्या किया अपने सर्किट में, अब हमने ये जो वायर लगाया है तो वायर की लेंथ तो हमने ली है अभी भी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A ही लिया है, बिल्कुल पहले वाले वायर की तरह। लेकिन हमने इसका मटेरियल चेंज कर दिया, अभी तक हम क्या यूज़ कर रहे थे, कॉपर वायर, अब हमने ये लगा दिया नाइक्रोम का वायर, नाइक्रोम जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, अभी हमने पीछे बात की थी उसके बारे में, नाइक्रोम वायर लगा दिया। तो इस बार हम क्या देखेंगे, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस, नाइक्रोम वायर का हमें पता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और उसको लगाते ही सर्किट में करंट का अमाउंट कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अलग अलग मटेरियल के वायर अगर हम यूज़ करते हैं तो भी सर्किट में करंट का अमाउंट चेंज हो रहा है, यानी सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो रेजिस्टेंस और किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पर भी यूज़ कर रहा है, कौन सा वायर हम लगा रहे हैं, किस मटेरियल का वायर हम लगा रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस और किस पर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। जब हमने नाइक्रोम का वायर लगाया तो यहाँ कम करंट फ्लो कर रहा था, जब बिल्कुल सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कॉपर का वायर लगाया था तो इस सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा था। यानी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पर भी। ठीक है, और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास एक मेटल का वायर है, एक कंडक्टर है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। क्यों, क्योंकि जब किसी चीज़ का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो क्या होगा, एनर्जी दे रहे हैं हम उसे, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जाएगी, पार्टिकल्स के अंदर जाएगी। तो पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे और ज़्यादा इरेगुलर मोशन करेंगे, तो क्या होगा, उनमें कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा टकराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, इसका मतलब उनको आगे बढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हमने देखी, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, उसको अगर हम कंबाइन कर लें चीज़ों को, हमें क्या क्या मिला, हमें मिला रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है L/A के। ठीक है, रेजिस्टेंस और L/A में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस और L/A का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो हमेशा कोई कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ये जो सिंबल मैंने बनाया इसको क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि R और L अपॉन A का रेशो किसके इक्वल है, रो के इक्वल है, एक कांस्टेंट के इक्वल है। इसका मतलब R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। किसी वायर का रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, रो जो कि एक कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, और इनटू L यानी लेंथ ऑफ वायर अपॉन A यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये जो रो है यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको भी हमने एक नाम दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कॉपर के लिए रो की वैल्यू कुछ अलग होगी, आयरन के लिए इस रो की वैल्यू कुछ अलग होगी। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर के लिए इस रो की वैल्यू कुछ अलग होगी। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इस रो की वैल्यू अलग अलग होती है। तो रो ये डिपेंड किस पर करता है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल की। वायर हमने किस मटेरियल का बनाया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि ये रो की वैल्यू क्या होगी। और इस रो को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो कॉपर के केस में अगर हम रो की बात कर रहे हैं तो वो बता रहा है हमें कि कॉपर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कितनी है। अगर हम आयरन का वायर लिया और रो की बात कर रहे हैं तो वो रो हमें क्या बता रहा है कि आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, रो यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो कि डिपेंड करेगी किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल के पर डिपेंड करिए। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। कॉपर का वायर आप लोगे तो उसके लिए रो की वैल्यू फिक्स्ड है। आयरन का कोई चीज़ लोगे, कोई वायर लोगे, उसके लिए रो की वैल्यू फिक्स्ड है। सिल्वर की कोई वायर लोगे तो उसके लिए रो की वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं, कॉपर के लिए वैल्यू अलग है, आयरन के लिए अलग है और सिल्वर के लिए अलग है। तो इसकी यूनिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या देखा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इसको हम रो के टर्म्स में लिख लेते हैं। रो इज इक्वल टू वॉट, तो रो किसके इक्वल होगा, R इंटू ए को उधर ले जाते हैं और L को भी उधर ले जाते हैं, अपॉन L। ठीक है, R है अपॉन L। अब इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं किसमें, ओम में, और एरिया को हम मेज़र करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है एरिया की, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर तो हो गया कैंसिल, तो रो की यूनिट निकल कर आ गई ओम मीटर। ओम मीटर, इस यूनिट में हम इस रो को मेज़र करते हैं। ये हमारी रेजिस्टिविटी की SI यूनिट। ठीक है, अब रो को हम और अच्छे से अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें पता है रो किसके इक्वल है, रो इक्वल है R इंटू ए अपॉन एल के। तो सपोज कीजिए हमने एक वायर लिया, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ एक वायर लिया है, जैसे कॉपर का एक वायर हमने ले लिया, और वो वायर हमने इस तरह से लिया है कि उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इस सर्कल का एरिया क्या है, इस सर्कल का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। अगर ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, R इंटू 1 अपॉन 1, यानी रो किसके इक्वल आ जाएगा, उस केस में रो R के ही इक्वल आ जाएगा। कब, अगर A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ वायर कितनी है, वो 1 मीटर है। तो और हम रो को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के इक्वल है। किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उससे बने हुए एक वायर के रेजिस्टेंस के इक्वल है, जिस वायर की लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। जैसे अगर हमें कॉपर की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉपर का वायर बना लेंगे जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, और इसका रेजिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वही कॉपर की रेजिस्टिविटी होगी। ऐसे आयरन की रेजिस्टिविटी निकालनी है तो आयरन का एक वायर बना लेते हैं इस तरह का कि उसकी लेंथ हो 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर, और इसका रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। इसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वही आयरन की रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी। तो किसी पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी इक्वल है उसके एक वायर के रेजिस्टेंस के, जिस वायर की लेंथ 1 मीटर है और जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर
स्क्वायर है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ये डिपेंड किस पर कर रही है, ये मटेरियल पर डिपेंड कर रही है। तो कॉपर का आपने कोई वायर लिया है, तो कॉपर का वायर चाहे आप पतला लें, चाहे आप मोटा लें, चाहे आप छोटा लें, चाहे आप लंबा लें, चेंज क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। लेकिन अगर ये सारे वायर्स कॉपर के ही बने हुए हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी सेम ही होगी। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, जब हम मटेरियल चेंज करेंगे। एक हमने वायर ले रखा है कॉपर का और एक हमने वायर ले रखा है आयरन का, ठीक है, या सिल्वर का या एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, चाहे इनकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम भी होगा तब भी इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। सेम मटेरियल का वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होगी, अलग अलग मटेरियल लिए हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। तो रेजिस्टेंस तो किसी कंडक्टर का किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रही है और किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। लेंथ पर भी डिपेंड नहीं कर रही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि रेजिस्टिविटी को जब हमने डिफाइन किया है तो हमने लेंथ को भी फिक्स कर दिया 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हमने फिक्स कर दिया 1 मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, ये एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, यानी 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसकी लेंथ कितनी है, यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर उसकी लेंथ है। अब अगर हम ये जो टेबल बनी हुई है इस टेबल को देखें तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कुछ सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यूज दे रखी हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है रेजिस्टेंस की तरह। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी कितनी कितनी होती है वो हमें इस टेबल में दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे तो क्या दे रखे हैं, मेटल्स दे रखे हैं कुछ, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁸। कॉपर की कितनी है 1.62 इंटू 10⁻⁸। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऊपर ये जितने मेटल्स हमें यहाँ मैग्नीज तक दे रखे हैं हमें दिखाई दे रहा है इनकी रेजिस्टिविटी फिर भी कंपैरेटिवली कम है। रेजिस्टिविटी कम है इसका मतलब ये करंट के फ्लो को कम अपोज कर रहे हैं, यानी इनमें से करंट इजीली फ्लो हो रहा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो हैं जिनमें से करंट इजीली फ्लो हो रहा है, कंपैरेटिवली इजीली फ्लो हो रहा है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं फिर हम पहुंचे एलॉयज पर। एलॉयज क्या होते हैं मेटल्स, कुछ मेटल्स को मिक्स करके हमने बना रखा है, या कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स को मिक्स करके हमने एक सब्सटेंस बनाया है, उसको हम एलॉय कहते हैं। जैसे हमने नाइक्रोम देखा था पीछे, इसका बना हुआ है निकल का, क्रोमियम का, इसमें मैग्नीज भी पड़ा है थोड़ा सा और आयरन भी पड़ा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि मेटल्स के कंपैरिजन में एलॉयज की रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये करंट के फ्लो को ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, यानी इनमें से करंट इजीली फ्लो नहीं हो रहा है। और उसके भी अगर हम नीचे आ जाएं तो आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में तो अगर आप देखोगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही बढ़ गई है ना, 10⁻10 से लेकर 10⁻14 तक। तो ये इंसुलेटर तो करंट के फ्लो को बहुत ही ज़्यादा अपोज कर रहे हैं कि रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा है, यानी ये करंट को फ्लो ही नहीं होने दे रहे हैं अपने में से। इंसुलेटर्स वो मटेरियल है जिनमें से करंट फ्लो नहीं होता, जैसे डायमंड है, ग्लास है, रबर है, पेपर है, ड्राई पेपर, इनमें से करंट फ्लो नहीं होता। तो रेजिस्टिविटी जितनी कम है इसका मतलब करंट इजीली फ्लो हो रहा है, तो मटेरियल कैसा है, गुड कंडक्टर है। और रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा है इसका मतलब करंट उसमें से ना के बराबर ही फ्लो होगा, यानी वो मटेरियल कैसा है, इंसुलेटर है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कहीं पर लाई करते हैं अलॉयज, जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कहीं हमें दिखाई दे रही है। तो इनमें से करंट फ्लो तो करता है लेकिन मुश्किल से फ्लो करता है, ये करंट के फ्लो को ये कंडक्टर्स के मुकाबले ज़्यादा अपोज करते हैं। ठीक है,
तो एलॉयज़ की अगर हम बात करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसी वजह से कि क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि इनकी रेजिस्टिविटी जब ज़्यादा होती है कंडक्टर्स के मुकाबले, तो इनमें से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो वो मुश्किल से फ्लो होते हैं, यानी यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं। अब कोलिजन, जब भी कोई दो चीज़ें कोलाइड करती हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना, फ्रिक्शन हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब भी अगर हम सपोज कीजिए सर्किट में कोई एलॉय का वायर लगाते हैं, कोई एलॉय यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। जैसे हम अपने हाथों को क्लैप करें तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना। ऐसे ही अगर दो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कोलाइड हो रहे हैं तो भी क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो एलॉयज़ का, क्योंकि एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस एलॉयज़ को, हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, ऐसे डिवाइसेस में जिनमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, जैसे टोस्टर है ना। इनमें हमें क्या चाहिए, इसमें तो हमें ये चाहिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो वहाँ पर अगर हम कंडक्टर को यूज़ करेंगे तो ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत कम हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पर कम कोलिजन्स हो रहे हैं। लेकिन जब हम इसमें एलॉयज़ को यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा हीट एनर्जी में चेंज होती है। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में एलॉयज़ को यूज़ करते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि ये जो एलॉयज़ है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। तो ये जल्दी से जलते नहीं हैं, जल्दी से पिघलते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हीटर ऑन किया, पता चला जो हमारा एलिमेंट था जैसे टेम्परेचर उसका हाई हुआ वो तो मेल्ट ही हो गया, तो हमें हमें क्या फ़ायदा होगा उसका। तो एलॉयज़ का क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जल्दी से ये जलते नहीं हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा एलॉय जो है वो जल्दी से जलता भी नहीं है, जल्दी से मेल्ट भी नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हम एलॉयज़ को यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब का आपने देखा होगा, अंदर वो लगा होता है उसमें पतला सा तार, जिसको हम कहते हैं ये है बल्ब का फिलामेंट। तो वो फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन नाम के मेटल का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बनाते हैं और किसी का क्यों नहीं बनाते, क्योंकि टंगस्टन की रेजिस्टिविटी, कॉपर का क्यों नहीं बना देते, सिल्वर का क्यों नहीं बना देते, क्योंकि टंगस्टन की रेजिस्टिविटी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम इनके मुकाबले ज़्यादा होती है। तो बल्ब भी कैसे ग्लो करता है, जब इस फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है, क्योंकि टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट हीट में चेंज होता है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो उस हीट की वजह से ये फिलामेंट जो है ये ग्लो करने लगता है। जब ये ज़्यादा हीट होता है तो ये ग्लो करने लगता है, वो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो टंगस्टन को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, और दूसरा क्योंकि ये हाई टेम्परेचर तक हीट होने की ज़रूरत है इसे, तभी ये ग्लो करेगा। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, वो भी जल्दी से बर्न नहीं होता, जल्दी से मेल्ट नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब्स में टंगस्टन भी हम इन्हीं दो रीजंस की वजह से यूज़ करते हैं। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और टंगस्टन जल्दी से बर्न नहीं होता। कंडक्टर्स को कहाँ यूज़ करना चाहिए, कंडक्टर्स को वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कहीं पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ से हमें अपने घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है, या हमने कहीं पर ये प्लग लगा रखा है और उसमें हमने एक वायर लगा रखा है जो कि हमारे अप्लायंस से कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमें पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पर प्रोड्यूस, यहाँ पर जो है करंट फ्लो हो रहा है। अगर सपोज यहाँ पर कोलिजन ज़्यादा हो, यहाँ पर कोई हम ज़्यादा रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल लगा देंगे तो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हीट प्रोड्यूस होने में ही ख़त्म हो जाएगी, हमारे अप्लायंस तक तो करंट कम पहुँचेगा, ज़्यादा एनर्जी पहुँचेगी ही नहीं। और दूसरा ये भी डर है कि ये वायर्स कहीं मेल्ट ना हो जाए। तो ऐसे वायर्स में जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं इधर से उधर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंडक्टर्स को, क्योंकि वहाँ हम
चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कम से कम चेंज हो, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ हमें तीन मटेरियल दिखाई दे रहे हैं, तीन मेटल दिखाई दे रहे हैं जिनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम है, यानी जो गुड कंडक्टर्स है। सबसे अच्छा कंडक्टर हमें दिखाई दे रहा है सिल्वर, उसके बाद कॉपर और उसके बाद एल्यूमिनियम। अब सबसे अच्छा कंडक्टर तो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर के अगर हम वायर्स बनाएंगे तो वो तो बहुत महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, इसलिए सिल्वर को हम वायर बनाने में यूज़ नहीं कर रहे। तो वायर बनाने में हम किसको यूज़ करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। तो जो हमने अभी पढ़ा है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल 12.3 एनसीईआरटी का है ये। क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ohms। ए पार्ट में हमें कह रहे हैं 220 वोल्ट सोर्स है, तो 220 वोल्ट ये हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और एक बल्ब है जिसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस है 1200 ओम। तो आर हमें दे रखा है 1200 ओम। हमें बताना है कि कितना करंट इस बल्ब में फ्लो होगा, यानी आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं V और R, और I की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए V, R और I के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है पीछे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। किसी भी सर्किट में जो V और I का रेशियो है ये उस सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो R कितना है 1200, दिस इज इक्वल टू 220 अपॉन I। इसका मतलब क्या होगा, I किसके इक्वल हो जाएगा, 1200 इंटू I इज इक्वल टू 220, यानी I इज इक्वल टू 220 अपॉन 1200। तो I की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 220 अपॉन 1200। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा 11 अपॉन 60। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आएगा 0.183333 आता रहेगा, तो हम उसे 0.184 ऐसे लिख सकते हैं। करंट निकाला है तो यूनिट क्या होगी उसकी, एम्पियर्स। ठीक है, तो 0.184 एम्पियर्स करंट उस बल्ब के फिलामेंट में फ्लो कर रहा है। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में कह रहे हैं हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी कितना गिवन है, 220 वोल्ट ही गिवन है। और इस बार कह रहे हैं कि जो हीटर की कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। आर इज इक्वल टू 100 ओम, यानी इस बार रेजिस्टेंस कम है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, करंट की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वैल्यूज रख देते हैं 220 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर्स। तो इस बार करंट हमारा आ गया 2.2 एम्पियर्स। क्या दिखाई दे रहा है हमें, वही चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी थी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, हमें पता है I किसके इक्वल होता है, V अपॉन R के। तो अगर ये V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अगर ये चेंज नहीं हो रही, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था रेजिस्टेंस ज़्यादा था और सेकंड पार्ट में रेजिस्टेंस कम था। तो I की वैल्यू जब हमने दोनों केसेस में निकाली, हमने देखा जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा था I की वैल्यू कम आई है, कम करंट फ्लो हो रहा था उस सर्किट में, और जहाँ पर रेजिस्टेंस कम था उस सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा था। यानी करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। कब, व्हेन V इज कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमें क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट्स। तो V की वैल्यू हमें दे रखी है 60 वोल्ट्स। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और करंट यानी I हमें दे रखा है 4 एम्पियर। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt?
अब ये कह रहे हैं अगर हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया तो इस हीटर में कितना करंट फ्लो होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था तो इस हीटर में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। अगर हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को कर दिया 120 वोल्ट तो बताइए कि अब करंट कितना फ्लो होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया है तो करंट तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ही। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो करंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो करंट का अमाउंट कम होता है। तो निकालें कैसे इसको। अगर हमारे पास ये V डैश है और I डैश है, अगर हमें कहीं से पता चल जाता इस हीटर का रेजिस्टेंस तो हम इसको निकाल सकते थे ओम्स लॉ यूज़ करके बड़े आराम से, क्योंकि हमें पता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो अगर हमें R की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, तो हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ से फाइंड करें, हीटर का रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे इस वाले पार्ट से जो पहले पार्ट में इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। कैसे कर सकते हैं, V हमें दे रखा है, I हमें दे रखा है, तो हीटर का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R इज इक्वल टू V अपॉन आई यानी कितना आ गया ये 60 अपॉन 4। तो रेजिस्टेंस तो हमें मिल गया हीटर का, कितना हो गया, ये हो गया 15 ओम्स। अब हमारे पास V डैश है 120 वोल्ट और I डैश हमें फाइंड करना है। रेजिस्टेंस हमें पता है हीटर का रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है हीटर के लिए, तो वो कितना है, वो 15 ओम्स है। निकाल लेते हैं, सेम वही रिलेशन ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इसका मतलब I इज इक्वल टू V डैश I डैश कह देते हैं इसको। तो I डैश किसके इक्वल हो जाएगा, I डैश इक्वल हो जाएगा V डैश अपॉन R के, यानी 120 अपॉन 15 के। तो कितने टाइम्स जाएगा ये, 8 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई 8 एम्पियर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था तो करंट फ्लो हो रहा था 4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 120 वोल्ट हो गया यानी डबल कर दिया हमने, तो करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया, 8 एम्पियर हो गया। ठीक है, हमें अभी पीछे हमने देखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते ही क्या देख रहे हैं हम, करंट का अमाउंट भी डबल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 12.5। इसमें क्या कह रहे हैं एक मेटल का वायर है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, लेंथ है उसकी 1 मीटर और उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 26 ओम्स। तो R की वैल्यू हमें दे रखी है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें दे रखा है, इस टेम्परेचर पर 1 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस 26 ओम है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, बस इसलिए हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है। और क्या दे रखा है, इस वायर का जो डायामीटर है वो है 0.3 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर तो SI यूनिट नहीं है, तो सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले तो क्या करनी होती है, सबको SI यूनिट में चेंज कर दो। लेंथ तो SI यूनिट में है, रेजिस्टेंस भी SI यूनिट में है, तो इस डायमीटर को भी SI यूनिट में चेंज करते हैं। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर यानी 10 टू द पावर -3 मीटर। तो 0.3 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 इतना मीटर। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। रो की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमने रिलेशन पढ़ा था रो में, एल में, आर में, क्या पढ़ा था पीछे अभी हमने देखा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर की हमारे पास बात कर रहे हैं, तो इस तरह का हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसका डायामीटर कितना है, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर हमें इसका डायामीटर पता है तो हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और रेडियस फाइंड कर सकते हैं तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। कैसी शेप है, तो सर्कुलर शेप है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा πr², सर्कल का एरिया। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसका मतलब क्या है, इसी को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर दें तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। R इंटू ए अपॉन एल यानी
आर इंटू ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए है हमारे सर्कल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ पर स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस वायर अपॉन एल। ठीक है, यही रिलेशन हम यूज़ करने वाले हैं और हम फाइंड करेंगे रो की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये रेडियस कितना होगा। अगर डायमीटर है 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, तो इसका आधा कर देते हैं, उतना होगा रेडियस। 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, इतना मीटर। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आ गई हमारी रेडियस की वैल्यू। ठीक है, पुट कर देते हैं सारी चीज़ें। तो आर तो हमें दे रखा है 26 इंटू पाई हम ले लेते हैं 3.14, हमें क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं कोई वैल्यू, इंटू आर का स्क्वायर यानी 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन एल, तो हमें 1 मीटर दे रखा है, तो इसको तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो दिस इज इक्वल टू 26 इंटू 3.14 इंटू स्क्वायर है इसका यानी 0.15 इंटू 0.15, और यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ यानी 10⁻⁻6। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो इतना ओम मीटर हमारे पास रेजिस्टिविटी निकल कर आएगी। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा, इन चारों को मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 1.8369 ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻³ ओम मीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो गया 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये आ गई हमारे वायर की रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो क्या अगर हमें रेजिस्टिविटी पता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वायर किस मटेरियल का बना था, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास टेबल है पीछे एनसीईआरटी में हमें दी हुई है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 1.84 इंटू 10⁻⁻6, कहाँ दिखाई दे रही है वो टेबल में, ये वाली वैल्यू 1.84 इंटू 10⁻⁻6 किस मटेरियल की होती है, ये होती है हमारे मैग्नीज की वैल्यू, मैग्नीज की रेजिस्टिविटी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वायर है वो किसका बना हुआ है, वो मैग्नीज मेटल का बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स्ड है। तो 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर ये रेजिस्टिविटी किसकी है, हमें पक्का पता है ये मैग्नीज की रेजिस्टिविटी होती है। तो हमारा वायर किसका बना है, मैग्नीज का बना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। एक वायर है ऑफ गिवन मटेरियल, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का एक वायर है जिसकी लेंथ है L। बना लेते हैं वायर, एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ वायर है, उसकी लेंथ हमें दे रखी है L है, ये लेंथ है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये πr² कितना दे रखा है हमें, A है, और इस वायर का रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है, वो कितना है 4 ओम। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, एक दूसरा वायर है हमारे पास सेम मटेरियल का। ठीक है, अगर ये सपोज ये कॉपर का है तो दूसरा वायर भी किसका है, कॉपर का है, जिसकी लेंथ है L/2 यानी पहले वायर से आधी इसकी लेंथ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका है 2A यानी जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उससे डबल इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी इस वायर से डबल तो इसकी थिकनेस है, और लेंथ कैसी है इसकी, लेंथ और पहले वाले वायर से आधी है, तो लेंथ इस बार हो गई L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, पहले वाले का डबल यानी 2A। सेम मटेरियल का ये वायर बना हुआ है ना, जो इसका मटेरियल है सपोज ये कॉपर का है तो ये भी कॉपर का ही है। हमें बताना है इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसे हम R' से डिनोट कर रहे हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर इन दोनों वायर का मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल के बने हैं, यानी दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टिविटी तो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर, यानी इसके लिए जो रो की वैल्यू होगी वही इसके लिए रो की वैल्यू होगी, क्योंकि मटेरियल सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टिविटी लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है सिर्फ कि मटेरियल क्या यूज़ किया गया है। तो रो होता किसके इक्वल है, अभी पीछे हमने रिलेशन देखा था, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ठीक है,
रो किसके इक्वल है, आर इंटू ए अपॉन एल। आर कितना दे रखा है यहाँ पर 4, यानी 4 इंटू ए अपॉन एल। इतना ओम मीटर ये हमारे पहले वाले वायर की रेजिस्टिविटी है। और दूसरे वाले वायर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ये होगी आर डैश, यानी इस वायर का रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है, इनटू इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि हमें दे रखा है 2a, ठीक है, अपॉन इस वाले वायर की लेंथ जो हमें दे रखी है l/2। तो ये कितनी आ गई, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो r डैश तो यहाँ है और ये 2 भी नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a अपॉन नीचे क्या रह गया, सिर्फ l, इतना ओम मीटर। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। इसमें भी हमने रो की वैल्यू निकाली है, इसमें भी हमने रो की वैल्यू निकाली है और हमें पता है ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ये भी रो की वैल्यू, ये भी रो की वैल्यू है, अगर सेम मटेरियल के बिना है तो ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या पता चला, 4a अपॉन एल इज इक्वल टू 4 आर डैश a अपॉन एल। एल से एल हो गया कैंसिल, a से a हो गया कैंसिल, ठीक है। तो और क्या आ गया हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 4 आर डैश इज इक्वल टू 4, यानी आर डैश इज इक्वल टू 4/4, यानी नया जो रेजिस्टेंस है इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। तो ये आ गया हमारे नए रेजिस्टेंस की वैल्यू। हमें पता था कि जो हमारा पहला वायर है और जो दूसरा वायर है वो सेम मटेरियल के बने हैं, यानी दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों के लिए रो की वैल्यू सेम है। तो हमने क्या किया, दोनों के लिए रो की वैल्यू फाइंड की और उन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। जब हमने दोनों को इक्वेट किया तो हमें नए वायर का रेजिस्टेंस मिल गया 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। क्या पूछ रहे हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, अभी हमने पीछे देखा था, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। किसी पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कंडक्टर के केस में, मेटल वायर के केस में ये टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के कंडक्टर के केस में। Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? सेम सोर्स से कनेक्ट करें यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं एक हमारे पास थिक वायर है और एक हमारे पास थिन वायर है, दोनों में से किस में ज़्यादा इजीली करंट फ्लो करेगा। तो जो हमारा थिक वायर है हमें क्या दिखाई दे रहा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और जो थिन वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। और हमें क्या पता है, हमें पता है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, यानी थिक वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, थिक वायर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। थिक वायर हैज़ लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस है थिक वायर का, या लेस रेजिस्टेंस, वो लेस रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है, उसमें करंट इजीली फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब थिक वायर में से करंट इजीली फ्लो होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो सो करंट विल फ्लो इजीली थ्रू थिक वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही इजीली फ्लो होगा। तो थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए करंट उसमें इजीली फ्लो होगा। फिर क्या कह रहे हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस तो कैसा है, कांस्टेंट है,
और while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, एक कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था। तो करंट में कितना चेंज होगा, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो अभी हमने पीछे देखा था ओम्स लॉ क्या कहता है, वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है अगर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V और I कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम हाफ कर देंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो करंट में क्या चेंज आएगा, करंट भी जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसका आधा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डबल कर देते तो करंट भी डबल हो जाता। Why the coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन के जो कॉइल्स होते हैं वो हम प्योर मेटल से नहीं बनाते, एलॉयज से बनाते हैं। क्यों, अभी हमने पीछे बात की थी कि एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होती है तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में हीट में चेंज होती है। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये सब क्या है, हीटिंग डिवाइसेस है, तो हमें चाहिए कि ज़्यादा हीट इनमें प्रोड्यूस हो। और दूसरी बात क्या है कि एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर पर भी ये इजीली मेल्ट नहीं होते और हाई टेम्परेचर पर ये जल्दी से बर्न भी नहीं होते। प्योर मेटल इसकी जगह हम लगा देंगे, एक तो इतनी हीट ही नहीं प्रोड्यूस होगी क्योंकि वो तो गुड कंडक्टर है, और दूसरा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, तो हाई टेम्परेचर अगर हम किसी तरह पहुंचा देंगे उन्हें हाई टेम्परेचर पर तो वो मेल्ट हो जाएंगे। Use the data in table 12.2 to answer the following. Which among iron and mercury is a better conductor? हमारे पास जो टेबल दे रखी थी 12.2, इसको देखकर हमें बताना है कि आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन सा है। तो आयरन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला, इसकी रेजिस्टिविटी है 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और मरकरी हमें दिखाई दे रहा है उसके नीचे है और उसकी रेजिस्टिविटी 94 × 10⁻⁸ ओम मीटर। मरकरी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये करंट के फ्लो को ज़्यादा अपोज कर रहा है, यानी इसमें से करंट इजीली फ्लो नहीं होगा। आयरन की रेजिस्टिविटी उसकी कंपैरिजन में कम है, इसका मतलब आयरन में करंट इजीली फ्लो होगा। तो वही हमसे पूछा है यहाँ पर कि ये बताइए कि आयरन और मरकरी में से किसमें कौन बेटर कंडक्टर है, किसमें करंट इजीली फ्लो होगा। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम है वो बेटर कंडक्टर होगा। तो आयरन की रेजिस्टिविटी हमें पता है कम है, लो है एज कंपेयर टू मरकरी, इसीलिए आयरन जो है वो बेटर कंडक्टर होगा। आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, अब कह रहे हैं इसी टेबल में देखकर बताइए कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा मटेरियल होगा। तो बेस्ट कंडक्टर वो होगा जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी दिखाई दे रही है हमें, सिल्वर की। तो मिल गया हमें अब हमारा आंसर। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर के वायर्स हम फिर भी नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि सिल्वर कॉस्टली होता है, तो सिल्वर के वायर्स हम बनाएंगे तो हमें बहुत महंगे पड़ेंगे, इसलिए हम कॉपर या एल्यूमिनियम के ही वायर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स की। बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, उनको हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और दो तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज़ में या पैरेलल में। और अगर हमने रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है तो उस सिस्टम का रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो उस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको कहाँ मिलेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी रहती है उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको इसके नोट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय।